हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है गैप फिजिक्स से। और आज हम एक फिजिक्स का नया वीडियो लेके आए हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो कि 5 लेक्चर में मैंने आपको बताया है। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ही लेक्चर में होगा। तो आप एक रिवीजन टाइप का वीडियो ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स के साथ रहेंगे। अलग से मैं आपको क्वेश्चन सेशन का एक रख दूँगा, क्वेश्चन का सेशन, ठीक है। सो चलिए पढ़ते हैं। काइनेटिक्स, थोड़ा सा दूर में बंद कर दे रहा हूँ। आइए, तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। इसका 3 पार्ट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल यानी 2D, है ना, और रिलेटिव वेलोसिटी। मोशन इन 2D है, थर्ड रिलेटिव वेलोसिटी। टूडी में हालांकि प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर और रिलेटिव, ये तीनों आते हैं। रिलेटिव मतलब स्ट्रेट लाइन का भी रिलेटिव है, ये दूसरा पार्ट है ना। तो ये सारी बातें हम करेंगे ओवरऑल। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे हमारा आज का प्राइम फोकस रहेगा। तो आइए इसके बारे में ही बात करते हैं। काइनेमेटिक्स है क्या, पता नहीं, क्योंकि पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो काइनेमेटिक्स जो है ना, टू स्टडी पैरामीटर्स ऑफ मोशन without worrying about its cause। मतलब हम मोशन के पैरामीटर के बारे में स्टडी तो करेंगे, लेकिन बिना कारण को जाने, यानी बिना उसके कॉज को जाने, है ना। यहाँ पर एग्जांपल है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या कहना चाह रहा हूँ पहले ये समझें। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे ना पेंडुलम है, ऐसा इमेजिनरी से सोच लीजिए। मैंने उसको धक्का मारा, तो मैंने धक्का दिया, मैंने फोर्स दिया है। लेकिन इसके बारे में, फोर्स के बारे में जाने बिना हम ये पढ़ेंगे कि इसको धक्का देने के बाद की इसकी कहानी क्या थी, मतलब कितना चला, वेलोसिटी क्या रही, एक्सेलरेशन क्या रहा। ये नहीं सोचेंगे कि किस वजह से आया था। तो हम ये पूरा पोर्शन इसमें हम समझेंगे। आई थिंक आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं। सो हम मोशन के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे बिना जाने कि वो किस वजह से आया था। तो आइए देखते हैं। टॉपिक एक्चुअल में है रेस्ट एंड मोशन, इनके बारे में बात करना है हमको। रेस्ट क्या है? रेस्ट या मोशन किस वजह से डिफाइन होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो रेफरेंस या वो कोऑर्डिनेट जहां ऑब्जर्वर बैठ के डिसाइड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, मोशन कैसा है, उसको हम उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। मतलब वैसा रेफरेंस लोकेशन जहां से ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि किसी पार्टिकल का पोजीशन क्या है, मोशन कैसा है, मोशन है क्या, तो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस कोऑर्डिनेट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक बॉडी रेस्ट में कहलाएगी अगर वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन में चेंज ना कर रही हो। पोजीशन सर बार बार आप यूज कर रहे हो, पहले पोजीशन बता दो। पोजीशन मतलब लोकेशन से है, या एक तरह से वेक्टर बोल सकते हैं, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू
रेफरेंस या ओरिजिन या रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो लोकेशन होगा वो पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ रेस्ट बॉडी said to be in rest if there is no change in position with respect to observer। देखो, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा होगा बॉडी का तो वो रेस्ट में कहलाएगा। सर मोशन में कब कहलाएगा? बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if there is change in position with respect to observer। अब पोजीशन में चेंज हो रहा होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन कहलाएगा। देखो बार बार हम रेफरेंस ले रहा हूँ, रेफरेंस बहुत बड़ा योगदान दिखाएगा। हमें लग रहा था कि रेफरेंस से क्या ही होगा, बहुत बड़ा फैक्टर है। हम बस में मान लो बैठे हैं, हम 2 जन हैं, एक आगे बैठा है, उसके बाजू वाली सीट पे एक बंदा बैठा है। अब हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक सामने बैठे हैं, बहुत देर तक बैठे हैं, तो हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि हम लोग अपना मोशन नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। या वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं या वैसे ट्रेन में बैठे हैं जिसमें जर्क एकदम नहीं समझ में आया, तो हम तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन क्या बाहर आदमी जो खड़ा होकर ट्रेन देख रहा है, बस देख रहा है, क्या उसके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं? नहीं, उसके रेस्पेक्ट में बस भी चल रही है और बस में बैठे हम भी चल रहे हैं। तो सारा गेम रेफरेंस का है, ऑब्जर्वर का है कि कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा। ठीक है, तो ये था रेस्ट एंड मोशन। अभी हमने बताया मोशन। ठीक है, मोशन में कब होगा? बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा हो। तो आइए, ये था बेसिक काइनेमेटिक्स का कहानी। अब कुछ और पैरामीटर समझते हैं, है ना। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ टू बी कवर्ड। एक्चुअल पाथ जो हम चलेंगे वो डिस्टेंस होगा। एक है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जैसे मान लो हम ऐसा सर्कुलर पाथ ऐसा ए से बी तक चलिए, और डिस्टेंस और सेम ही सर्कुलर है, इसका कुछ रेडियस ले लो आर। तो ए से बी तक अगर हम गए इस पाथ को फॉलो करके तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। लेकिन वहीं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाला है, ये और ये आर है, और यहाँ भी आर होगा तो ये पूरा हो जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। डिस्टेंस है पाई आर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। क्लियर है? चलो बहुत सही, यहाँ पर बता सकता है। चलो आगे चलते हैं। बहुत सारे इसमें बेसिक सवाल आप कर पाओगे। अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट on a circular path, तो ध्यान से देखना ये कैसे बताएंगे, तो इस पर भी सवाल आ जाता है। सर्कुलर पाथ में मान लो डायमीटर के क्रॉस है तो बता पाओगे,
हम किसी एंगल पे हैं, ये हमारा ओरिजिन है, एक बी, हम मान लो A to B चल रहे हैं इस तरीके से, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बराबर व्हाट और डिस्प्लेसमेंट। क्या करेंगे, बड़ा आराम से निकालेंगे। थोड़ी देर के लिए इंक्लिनेशन हमको पता रहेगा, इसको हमें थीटा बोल देते हैं। तो क्या करेंगे सर, ये आर्क लेंथ तो दिख रहा है, ए से बी तक आर्क लेंथ, और हमको पता है ये हमारा डिस्टेंस है क्योंकि हम इसी रास्ते से चल रहे हैं। तो एक्चुअल पाथ तो ए बी है, तो ये भी निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं सर, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, इसको एल मान लेता हूँ, अपॉन रेडियस, हमको आर्क लेंथ एल मिल या थीटा आर, ठीक है। थीटा रेडियन में रखना है यहाँ, रेडियन, थीटा मस्ट बी रेडियन। तो ये था हमारा डिस्टेंस। बात है कि अब ये कैसे निकालेंगे, निकाल देंगे। इसका नाम रखते हैं हम ओ ए और इसका नाम रखते हैं ओ बी, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। हमको तो ए बी चाहिए, तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए होना भी था। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, प्लस सब्ट्रैक्ट हो रहा है अपने आप में माइनस आ जाएगा, माइनस 2 ए ओ बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने बोला। तो यहाँ हो जाएगा ओ ए है आर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अगली बार 2r स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा रूट में 2r का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर खाली कॉस थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ डालूंगा 2r स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 1 से 1 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, आर स्क्वायर का आर बाहर, तो 4 का 2 बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर बाहर, साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2। यानी जो ए बी वेक्टर है जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट था, आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये था डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर पाथ पे जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आप बेझिझक निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये डायमीटर के क्रॉस निकालना था तो अभी डिस्प्लेसमेंट 2r आया था, आप देख लो ये पूरा एंगल 180 हो जाएगा। 180 का आधा कितना होता है 90, साइन 91, तो 2r आ रहा है कि नहीं। तो आप कोई सा भी सवाल कर लोगे, अगर एंगल पे भी पूछेगा 30 डिग्री 20 डिग्री, मतलब जो नॉन एंगल है 45 डिग्री, तो हम बड़े आराम से यहाँ रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, बट कोई नहीं। आइए शुरू करते हैं वेलोसिटी। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, डिस्टेंस जो है अब जनरली बड़ा रहेगा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, तो हम इसका मॉड ले लें। सर इक्वल कब होगा,
equal sign hold only when particle travel on straight line. पार्टिकल ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, तभी इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है। सो डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब हम स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे एक कंडीशन और देना पड़ेगा, विदाउट टर्निंग बैक, ऐसा नहीं कि पीछे आ गया तो भी सीधा स्ट्रेट लाइन पे चलता जाएगा तब, तो ये बात आपको याद रखनी है। आइए अभी आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम के साथ जो चेंज आएगा उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। अब ये वेलोसिटी दो तरह का है, मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये दो तरह का होगा, एक होगा एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज वेलोसिटी किसको कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी वही है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब अगर मान लो पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व है हमारे पास कुछ ऐसा, ये एक्स इनिशियल है और ये एक्स फाइनल है, ये टी इनिशियल है और ये टी फाइनल है। ये जो है इसका जो स्लोप है ना, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है टाइम थीटा, वो हमको एवरेज वेलोसिटी देगा। ध्यान से देखो, वो है स्लोप। कैसे लिखूंगा? वाई कितना है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन एक्स कैसे लिखूंगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इससे ये भी पता चलता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व गिव वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। आइए और आगे चलते हैं। हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। अगला है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का मान लो हमारे पास एक स्लोप है, किसी इंस्टेंट पी पे अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम के इंस्टेंट पे बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ, यहाँ भी आप स्लोप बता सकते हो। हमारे पास एक्स पोजीशन है, यानी आप बोल सकते हो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जो पहले लिखते थे अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो मैं इसको डी एक्स बाई डी टी लिखूँगा और ये भी इंस्टेंटेनियस उस इंस्टेंट पे वैल्यू दे देगा। यहाँ पे भी स्लोप आप बता सकते हो उस इंस्टेंट पे, बट किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी को या इंस्टेंट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो हमको इंस्टेंट वेलोसिटी देगा, यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से मतलब कि अगर हमारे पास
एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू 2t² प्लस 4t प्लस 8, ऐसा है। मुझे फाइंड वेलोसिटी पहला फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, दूसरा एट t बराबर 4 सेकेंड। देखो एक इंटरवल में पूछा है, तो इंटरवल में मतलब हम एवरेज बता सकते हैं। इस इंस्टेंट पे पूछा है यानी इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पूछा है, और ये क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। पहला सॉल्व करते हैं। एक्स इनिशियल लिखना है तो हमको टी इनिशियल लिखना पड़ेगा। ये टी इनिशियल है कितना, 1 सेकेंड। तो एक्स इनिशियल निकालना है 2t² प्लस 4t प्लस 8 में टी की वैल्यू डाल दो 1 सेकेंड। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8, 2 4 6 और 8 14 14 मीटर। अभी एक्स फाइनल बता दो कितना हो जाएगा। तो इस बार डालना है हमको इसमें टी की वैल्यू 3 सेकेंड, यहाँ डालो टी फाइनल बराबर टी की वैल्यू 3 सेकेंड। जैसे डालूंगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 8, 20 हो गया, ये 18 और 20 38 38 मीटर। तो बस फिर फॉर्मूला में रखो। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है 38, एक्स इनिशियल है 40 मीटर, टी फाइनल है 3, टी इनिशियल है 1, दैट इज ये 4 और ये 40 28 हुआ, 4 3 से किया 2 14 24 बचा ना, 8 में से 4 गया 4, 3 में से किया तो 24 बटे 2 कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज वेलोसिटी मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड। आइए आगे का देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। तो दूसरा में पूछा है t बराबर 4 पे, यानी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। फॉर्मूला है dx/dt, सीधा डिफरेंशिएट करिए। तो 2t² है तो 4t डिफरेंशिएशन होगा, और ये होगा +4, और ये कांस्टेंट है तो 0 होगा। ठीक है, आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन आता हो। मैंने क्या किया है, dx/dt किया है। तो t² का 2t होता है, 2 पहले से था तो 2 इंटू और 4 dt/dt 1 हो जाएगा, और 8 का 0 हो जाएगा। हमने यही किया है। ये देखिए यानी 4t प्लस 4, टी की वैल्यू कितनी डालनी है 4 सेकेंड। तो ऐट टी बराबर 4 तो डाल दीजिए 4 इंटू 4 प्लस 4, 16 और 4 20 मीटर पर सेकेंड है इंस्टेंटेनियस, टी बराबर 4। तो इस तरीके से आप एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकाल सकते हो। आगे चलो, आगे हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन भी हमको पता है क्या होता है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये भी 2 तरह का होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन एवरेज ए से लिखते हैं इसको, ठीक है, और इंस्टेंट ये फिर से हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जैसा पहले करा था। और ये होगा टी वी बाई डी टी टेंडिंग टू 0, ऐसा। यानी किसी इंटरवल में पूछेगा तो ऊपर वाला इंटरवल में, और इंस्टेंट पे ये। मतलब अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व, कोई कैसा भी कर्व हो, मान लो ऐसा कर्व है, तो ये हो जाएगा v इनिशियल, और ये हो जाएगा अपना v फाइनल, ये हो जाएगा t इनिशियल, और ये हो जाएगा t फाइनल। और हम इसको
जोड़ देंगे, ये जो होगा वो स्लोप कहलाएगा। यहाँ पे tan थीटा आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस v, दैट इज एक्सेलरेशन एवरेज। और किसी इंस्टेंट पे एग्जैक्ट पूछा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम किसी इंस्टेंट पे पूछा है, इस इंस्टेंट पे पूछा है तो ये t रहा और ये कोई v नॉट रहा, तो v नॉट बाई t दैट इज dv बाई dt, ये इंस्टेंटेनियस और ये होगा tan थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ भी एंगल थीटा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। किसी इंस्टेंट पे पूछा तो ये, और इंटरवल में पूछा तो ये। तो हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं इस बात को, है ना। अब इसमें से भी कुछ बातें हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से, वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन 0 है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, दोनों फॉरवर्ड है, तो जो स्पीड होगा, स्पीड होता क्या है, मोड ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड, स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड लिखेंगे कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल, ठीक है। उसी तरह से याद रखना है आपको, स्पीड इंक्रीजिंग होगा मतलब एक्सेलरेटिंग कंडीशन, वही वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इसमें स्पीड जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, स्पीड डिक्रीजिंग होगा मतलब एक्सेलरेटिंग कहलाएगा ये, या रिटार्डेशन कहलाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से भी दोनों नेगेटिव भी होता तो भी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होता, मतलब a लेस देन 0 और b भी लेस देन 0 होता, तो भी इस केस में ये वाला ही कंडीशन में स्पीड इंक्रीजिंग होता अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो इस केस में भी यही होता, बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्पीड क्या बोला मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए थोड़ी बेसिक बातें और करते हैं, कुछ और बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड सवाल आते हैं कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, है ना। केस 1, अ पार्टिकल ट्रैवल फॉर 2 इक्वल डिस्टेंस with speed v1 and v2, then average speed of particle क्या होगा, ये भी कैसा होगा, क्या होगा ये देखते हैं। तो अगर एवरेज स्पीड की बात हो रही है तो मैंने अभी बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सुनिए ध्यान से, एक पार्टिकल पहले t1 टाइम के लिए v1 स्पीड से चलता है, फिर अगले t2 टाइम के लिए v2 में चलता है, लेकिन इतना क्लियर है कि ये भी x चलता है और अगला भी x चलता है, ये बात क्लियर होगी आपको। तो टोटल डिस्टेंस तो पता है x प्लस x 2x चलता है, टोटल टाइम है t1 प्लस t2, तो 2x t1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, t1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x तो कॉमन लेके हम गायब कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा अपना 2 1 बाई v1 1 बाई v2, अब तो बड़े आराम से इससे मिलेगा v1 v2 बटे v1 प्लस v2, सो 2 v1 v2 v1 प्लस v2, ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ये पॉपुलर फॉर्मूला है, आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा हो, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इस पर डायरेक्ट कई बार सवाल आया है और मेंस वगैरह एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी गया है।
अगला केस है बी, इसमें ले लेते हैं पार्ट 2 इसका। बी ले लेते हैं पार्ट 2। पार्टिकल ट्रेवल फॉर इक्वल टाइम। इस बार जो इक्वल टाइम के लिए अगर पार्टिकल चल रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले हमने चला x1 विथ स्पीड v1 और टाइम t सेकेंड के लिए, फिर आगे चला x2 विथ वेलोसिटी v2 और टाइम t सेकेंड के लिए। फिर से हमें वही बताना है, तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, यानी दोनों मिला के 2t। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू लिख सकते हैं कितना चला, वेलोसिटी इंटू टाइम v1 इंटू टी। उसी तरह x2 चल सकते हैं v2 इंटू टी अपॉन 2t, टी कॉमन होगा, v1 प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t, टी से टी कैंसिल, फाइनल आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा एवरेज। इस तरह से स्पीड, यानी इक्वल टाइम के लिए चलेंगे तो ऐसे भी स्पीड आधी हो जानी चाहिए थी, एवरेज हो जानी चाहिए थी, v1 प्लस v2 का आधा। तो इस तरीके से हम ये दो केस कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इक्वेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट। आइए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, अभी ट्राई करते हैं। इस इंस्टेंट पर अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी लिखनी है हमें, तो मैं लिखने वाला हूँ dx बाय dt। इस इंस्टेंट पर अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं लिखने वाला हूँ dv बाय dt, यानी वेलोसिटी dv हो जाएगी a इंटू dt। अब शुरुआत में एक पार्टिकल चलना शुरू करता है इनिशियल वेलोसिटी u से, यहाँ से t बराबर 0 सेकेंड पर, बाद में किसी टाइम t पर, t सेकेंड पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो v हो जाती है। ठीक है, इस बीच हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो इस बात को वैसे लिखेंगे, dv को इंटीग्रेट करेंगे, ये dt को भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक, वेलोसिटी हो जाएगा u से लेकर v तक, तो आएगा v फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा at, यहाँ से v आ जाएगा u प्लस at, जो आपने देखा होगा, पहले भी आपने ये देखा होगा v इक्वल टू u प्लस at। तो ये पहला इक्वेशन है जो आपको आना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। तो हमारा पहला हो गया v इज इक्वल टू u प्लस at। आगे लिखते हैं, मैंने बोला वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx बाय dt, तो क्या v की जगह पर वापस हम लिख सकते हैं u प्लस at। यहाँ से dx आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए u प्लस at, ये dt इधर चला जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, 0 से लेके t तक आएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और u dt है तो यह आ जाएगा u t प्लस a t है तो a t स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे 0 से लेके t तक, यहाँ आ जाएगा x फाइनल माइनस, चेंज इन पोजिशन ही तो है, इसको s लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, देखो t डालेंगे माइनस 0 डालेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहे तो हम ये कर सकते हैं। आगे तीसरा देख लेते हैं।
मैं आपको एक्सेलरेशन का एक नया इक्वेशन बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन होता है dv/dt। सुनिएगा ध्यान से। अगर वेलोसिटी गिवन हो तो हम एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, लिख देंगे, एक काम करो, इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करो। हम ये dx/dt लिखना चाहते हैं, क्या v हो जाएगा, सो dx/dx है ना, तो ये dx/dt भी हो जाएगा और ये हो जाएगा dv/dx। तो ये एक एक्सेलरेशन नया इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। यहाँ से अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि v dv की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a इंटू dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर से इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और ये हो जाएगा x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। यहाँ आ जाएगा v²/2, u से लेके v तक। यहाँ हो जाएगा ax, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। यहाँ देखो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिवाइडेड बाई 2 बराबर a x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या यही s होता था, तो फाइनल आ गया v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2 को इधर भेजो 2as। इसको s बोला क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन है, इसको मैंने s बोला, तो फाइनली इक्वेशन आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुके हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ वेरिएबल मोशन का भी बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिक जब भी आपको कुछ भी पता रहे तो आप निकाल सकते हैं जो निकालना, ठीक है। जैसे t बराबर, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t बराबर 2 सेकेंड पे सीधा स्पीड आपसे पूछा, तो आप u प्लस at है ना, इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ पार्टिकल, और आपको बोला t बराबर 2 सेकेंड पे बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो 0 प्लस 4 इंटू टी यानी 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग मोशन है, तो बाद की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप सारी कहानी जब एक्सेलरेशन फिक्स दिया हो तो बता सकते हो। अब है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले कैसे करेंगे, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले भी हाथ से करेंगे। एक्सेलरेशन का जैसे फॉर्मूला है dv/dt, तो एक रहेगा एक्सेलरेशन, अगर dv निकालना है तो हम dv निकालना है तो adt करेंगे। जैसे एक्सेलरेशन दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t² प्लस 2t प्लस 1, हमको बताना है वेलोसिटी। अगर पार्टिकल का सब कुछ दिया है एकदम क्लियरली कि t बराबर 1 to 2 सेकेंड, तो dv आ जाएगा यहाँ पर सीधा इंटीग्रेशन t² प्लस 2t प्लस 1 इंटू dt। इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। यहाँ सीधा फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा मेरे को कितना, t की पावर 3/3 प्लस t²/2 प्लस t, लिमिट डाल देंगे भाई 1 से 2 को डालेंगे तो 8/3 प्लस t² और 2 का 4 प्लस 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1/3 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3 × 6 7/3। तो ये देख लो 18 तो 20 से 26 में से 7 गया 19, देखो 19 बचा, 19/3 ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड हमारे वेलोसिटी। तो वेरिएबल का भी रहेगा तो कर लेंगे। अच्छा मान लो एक्सेलरेशन दिया हो, बस सीधा सवाल ना बता के आपको अप्रोच बताता हूँ। इफ एक्सेलरेशन जो है फंक्शन ऑफ एक्स हो तब क्या करोगे, अभी मैंने कहा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
तो उसके लिए आपने लगाया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। आपने क्या किया, dv इज इक्वल टू adt, जैसा दिया है उसको आपने वैसा इंटीग्रेट किया। एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो तो अरे कोई दिक्कत नहीं, हमने बता रखा है v dv/dx। यहाँ पे a dx इज इक्वल टू v dt, वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन इधर लगाएंगे और x को इधर हम a जो है x का फंक्शन है तो x के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है यहाँ डालने का, एक्सेलरेशन यानी x कितना चेंज हो रहा है यहाँ डालने का, तो हमको फिर से वो फंक्शन बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, आओ और बात करते हैं थोड़ा। तो इस तरीके से बेसिक आप स्ट्रेट लाइन के सवाल कर सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का बात करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से। तो हम शुरू करेंगे जस्ट ड्रॉप वाला केस फ्रॉम h हाइट। सुनिएगा ध्यान से, h हाइट से जस्ट ड्रॉप का केस है। एक पार्टिकल है यहाँ पर, उसको जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं यानी u बराबर 0 से छोड़ रहे हैं। तो ये कब टाइम कितने समय में यहाँ ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो हम मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है नीचे वाला उसको h मान ले रहा है और नीचे जो भी डायरेक्शन है उसका साइन कन्वेंशन हमने पॉजिटिव मान लिया। तो पार्टिकल का कुछ तो मास होगा, तो नीचे ग्रेविटी लग रही होगी यानी एक्सेलरेशन जो है वो g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे सीधे हमको टाइम बताना है, फाइंड टाइम टू स्ट्राइक दी ग्राउंड, ग्राउंड। ये कैसे निकालेंगे, तो निकाल देंगे s इज इक्वल टू यू टी। देखो ना एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, g के बराबर है। कैसे हुआ होगा ये भी समझाता हूँ। अभी ये समझ लो, मान लो ये अर्थ है, हम अर्थ के सरफेस पे हैं या कोई मास है, तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ, अर्थ का मास m है। जो फॉर्मूला लगा रही होगी वो लगा रही होगी g m/y, इसका जो रेडियस है r है r²। ये इसको खींच रहा होगा अपने वेट से। ठीक है, ये वाले m से वाले m कैंसिल, जी की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या पाई स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स बोल सकते हो, है ना, पर मिनट सेकेंड स्क्वायर ऐसा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, मतलब दुनिया के हर एक चीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो ये है अपना जी की वैल्यू, याद रखिएगा। आगे ग्रेविटेशन में आपको बताया जाएगा ये सारी बात। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू डालते हैं, एस की वैल्यू एच के बराबर है, नीचे की तरफ ही जा रहा है तो एच की वैल्यू पॉजिटिव, यू 0 हो जाएगा क्योंकि रिलीज किया है। हाफ एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, डी टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2h/g का रूट अंडर। तो ये टाइम है टू स्ट्राइक द ग्राउंड। अब जब स्ट्राइक कर रहा होगा तो स्ट्राइक करने के जस्ट पहले वेलोसिटी पूछेगी, बड़े आराम से बता देंगे। कैसे सर, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, h की वैल्यू क्या लिखोगे, v इंटू टी, ऐसे कर लो सबसे बड़ा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बताना है, ये 0 है, a की जगह पे g और s की जगह पे h। वेलोसिटी सीधा आ जाएगा रूट अंडर 2gh, या सिंपल वाला पहला वाला भी फॉर्मूला से कर लेते थे, v इक्वल टू जी टी से, g टाइम कितना है 2h/g, यहाँ से भी कितना आ गया रूट अंडर 2gh। तो सीधा आप रूट अंडर 2gh होगी जस्ट स्ट्राइक ग्राउंड में करने के जस्ट पहले। ठीक है, तो ये है अपना मोशन अंडर ग्रेविटी जो आपको याद रखनी है। अब एक बात और, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थोड़ा ग्राफ में एंटर कर जाते हैं, अलग से ग्राफ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा।
बट यहाँ पे कैसे समझेंगे, कोई हार्ड ग्राफ नहीं है इसमें, बेसिक आता है तो आप सारे ग्राफ कर लोगे। जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी के बराबर, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो खींचूंगा वो फिलहाल पॉजिटिव होगा, ये लो। अब एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ पता है तो मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना होगा, खींच दूंगा यार। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है जी टी के बराबर, तो वेलोसिटी लिख देता हूँ जी इंटू टी। देखो स्ट्रेट लाइन है, सीधा कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो थीटा हो जाएगा ऐसा। देख लो किसी भी इंस्टेंट पे तुम स्लोप की वैल्यू वैसी ही रहेगी, है ना, क्योंकि ये थीटा ही रहने वाला है। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी टाइम। आखिरी है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम हो चुका है। तो एक्स इज इक्वल टू यू टी, जो कि 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो 0 है। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी पैराबोला होगा। ये देखो अपवर्ड पैराबोला। सर इधर वाला बना दो, इधर वाला डॉटेड लाइन से बनाना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इधर वाला नहीं दिखा सकते, तो इधर वाला डॉटेड लाइन से दिखाओ। ये रहा ओरिजिनल ग्राफ तुम्हारा इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे किसी भी मोमेंट पे समझ सकते हो, देखो यहाँ स्लोप लो थीटा, यहाँ स्लोप लो, जैसे जैसे आगे जाओगे ध्यान से देखो थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप है। ये देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी का स्लोप फिक्स है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा अपना ग्राफ और उसका कुछ मतलब। अब यहीं से आप सारे ग्राफ का मतलब समझ सकते हो। देखो एक्सेलरेशन से मैंने वेलोसिटी, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन होता है। कई बार मैं तुमको ये देख के ये पूछ सकता हूँ, तो बता सकते हो, ठीक है। आओ एक ग्राफ और समझ लेते हैं इसी पे। बेसिक हम ग्राफ पे भी बात कर ही लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये हमको इससे बताना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व कितना होगा। क्या नहीं बता दोगे? देखो ये स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी सी, ए से बी तक स्लोप जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। थीटा ग्रेटर देन 0 है, यानी स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होना मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, याद रखना, कभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होती तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब एक ही साइड दिखाना, टाइम बने बोले पहले भी बोला, तो इधर वाला ना दिखा के ये वाला दिखाओ, याद रखना। ये पूरा नहीं दिखा सकते, ऑलरेडी पूरा ही दिखाया है, तो अगर रेफरेंस से आ गया है तो बात की बात है। तो 0 से 1 तक लेके अपवर्ड पैराबोला, ये लो। अब ए से बी तक देखो वेलोसिटी फिक्स है, यानी स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप है ही नहीं, यानी स्लोप 0 है। tan थीटा की वैल्यू भी 0 है अगले वाले में, ए से बी तक। तो ए से बी तक अगर स्लोप 0 है, मतलब यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी स्लोप इंक्रीजिंग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ए से बी तक ऐसा रहा होगा। देखो ये थीटा हर जगह फिक्स रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो ये ए और ये रहा ए से बी तक का। थोड़ा और नीचे बनाता हूँ, क्योंकि और ऊपर तो जाना ही है हमें। ये देखो हमें तो यार बहुत आगे जाना है, ऊपर नहीं जाना, ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, हमें जाना है बहुत आगे। और ये तभी होगा जब आपका सपोर्ट लगेगा। पढ़ा दूंगा आपको जैसा चाहिए, लेकिन इसमें लगेगी आपकी सपोर्ट। सो आप हमको सपोर्ट करो और मैं आपको करूँ। सो मैंने फिर से बोला ये इंक्रीजिंग है तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। यहाँ के बाद ये स्लोप ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन। क्यों सर? क्योंकि देखो इसका स्लोप फिक्स है, और इसका स्लोप फिक्स है मतलब स्लोप 0 है यार। स्लोप 0 कब हुआ होगा? स्लोप 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हमने ले लिया। किसको? मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट था तभी स्लोप 0 आया, मतलब ये वाला स्लोप इंक्रीजिंग रहा होगा। किसका? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो ये रहा ए और ये रहा बी। अब बी से सी तक का स्लोप अगर देखूँ तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है,
और 90 से बड़ा में tan थीटा नेगेटिव होता है, यानी स्लोप नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ डिक्रीजिंग रहा होगा, यानी डाउनवर्ड पैराबोला। तो ए से सी तक ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला हो जाए, बी से सी तक। तो ये रहा जी टी से एक्स टी का कर्व। ठीक है, आपको पहले नहीं ज़्यादा पढ़ रहा होगा, थोड़ा इंट्रोड्यूस और कर देना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम अगला केस लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड, अब एक पार्टिकल को हमने, ये ग्राउंड है, यू से फेंका, ऑब्वियस है कहीं हाइट पे जाएगी और हाइट के बाद फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमको पहले तो बताना है एच मैक्स कितना होगा, है ना। दूसरा टाइम ऑफ लाइट बताना है, टाइम ऑफ लाइट, हवा में रहने वाला समय, टाइम ऑफ लाइट। दूसरा मैक्सिमम हाइट, निकाल देंगे यार। देखो यहाँ यू से चला जाके फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 होगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस बार सब कुछ पॉजिटिव ले रहा हूँ ध्यान से। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, बोलो चलिए क्यों लगा दिए, बताता हूँ। अभी हमको चाहिए क्या, हमको तो सर चाहिए एच मैक्स। तो एच मैक्स चाहिए तो ये क्यों लगा है, दूसरा वाला लगाते हैं। कौन सा वाला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ ये लगा, फाइनल वेलोसिटी 0 सर, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो जी नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखूँ, नेगेटिव माइनस जी, और एस है एच के बराबर, ऊपर की तरफ जा रहा है तो एच पॉजिटिव। अभी क्या लिखो, यू स्क्वायर माइनस 2g एच बराबर 0। यहाँ से एच मैक्सिमम आ चुका है हमारे पास, यू स्क्वायर बाय 2g, ये एच मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर, जो है अपना यू स्क्वायर बाय 2g। अब आगे चलो, अब है दूसरा टाइम ऑफ लाइट, इसी को बताओ। सो मैक्सिमम हाइट आ गया यू स्क्वायर बाई 2g। टाइम भी निकाल लेते हैं, तो टाइम तो बड़े आराम से निकलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू है अपने पास, एक्सेलरेशन है माइनस जी है टी, फाइनल वेलोसिटी है 0। तो मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो a से b जाने का तो हमको जुगाड़ हो गया। कितना टाइम आ जाएगा a से b, u इधर, सो u बाई जी। इसको हम टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, एसेंट, है ना। क्या टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा सर, यस, बी से सी भी यू बाई जी ही होगा। तो फाइनल हमारे पास आ चुका है ये टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी यू बाई जी प्लस यू बाई जी, तो यू बाई जी। तो यहाँ से टोटल टाइम आ गया हमारा टाइम ऑफ लाइट 2u बाई जी। नहीं आ गया ना, तो बड़े आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत सर। दूसरे तरीका से बताओ, चलो a से c तक के बीच ना हम वो इक्वेशन लगा लेते हैं दूसरे मेथड से। 2u बाई जी आ गया ना दूसरे मेथड से। एक बात बताओ, a से गया और a से वापस आ गया, तो फ्रॉम a टू c में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं? अरे डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, जहाँ से गया वही आता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ये किसके बराबर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू सर 0 कर दो, यू टी माइनस हाफ एक जगह पे जी इंटू टी स्क्वायर बराबर। देखो ना, यहाँ से टी की वैल्यू जो कि कैपिटल टी के बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा, एक टी से एक टी कैंसिल, वो यू बाई जी। तो टाइम ऑफ लाइट पूरा आ जाएगा 2u बाई जी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से एक सवाल आता है अच्छा सा बलून वाला, आपने सुना भी होगा या देखा होगा।
आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बलून है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। और 8 सेकेंड के बाद, आफ्टर 8 सेकेंड, जब ये ऊंचाई पे पहुंच जाता होगा तो यहाँ से एक हम फूड पैकेट इससे गिरा रहा है, फूड पैकेट बांध रहा है 8 सेकेंड के बाद, ऊपर की तरफ जा रहा है ये 8 सेकेंड के बाद। मतलब हवा में जब ये 8 सेकेंड में जितना चला होगा, हम क्या कर रहे हैं, फुट पैकेट लॉन्च कर रहे हैं। तो 8 सेकेंड के बाद क्यों ना वेलोसिटी निकालिए। हमको ये पूछा है कि जब फुट पैकेट यहाँ से लटकाएंगे तो कितने टाइम के बाद ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा फुट पैकेट के साथ, है ना। हमको बताना है फाइंड टाइम टेकन बाय balloon to strike the ground। फिर से सुनिए, एक बलून है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जा रहा है। 8 सेकेंड के बाद हम जितनी ऊंचाई पे पहुंचा वहां से एक फुट पैकेट क्या कर रहा है, इससे बांध के छोड़ रहे हैं। तो हमको बताना है कि कितने समय बाद ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। सिंपल सवाल है। तो क्यों ना मैं 8 सेकेंड बाद पहले वेलोसिटी निकालूं, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो इनिशियली जब हम इसको यहाँ से छोड़े होंगे, ऊपर जा रहा होगा, तो एक्सेलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी इनिशियल वाली नहीं रही होगी। क्या लिखूँगा, 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 8, आई थिंक 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ये ऊपर गया तो इस समय इसकी स्पीड थी ऊपर की तरफ कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे फुट पैकेट बांधा होगा, ऊपर ही डायरेक्शन है, तो अभी अगले वाले केस में ये और ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसा नहीं। तो अभी जो ये वेलोसिटी है ये इनिशियल का काम करेगी अगले वाले जर्नी के लिए, बोलो। और अगले वाले के लिए जहाँ भी जाएगी मतलब आएगी वापस इसी केस पे। तो इसी केस पे जब वापस आ रही होगी बलून, तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो तो फिक्स होगा नहीं समझे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये चली होगी बलून, जितना चली हो, यहाँ से यहाँ तक का कितना चली होगी, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कितनी चली होगी, तो सर चली होगी हाफ 1.25 इंटू टी स्क्वायर, 8 8 64, है ना, 32। तो 32 100, 40 मीटर चली होगी। यहाँ से यहाँ तक ऊपर 40 मीटर गई होगी। तो क्या हम अगला जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ आने के लिए वापस, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो 40 मीटर है। तो क्या हम उसके लिए सेम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, H अब नीचे आ रहा है तो जाते समय H पॉजिटिव था तो अभी नेगेटिव, UT और नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन इस बार पॉजिटिव होगा, हाफ GT स्क्वायर। तो क्या लिख दूँ, अपवर्ड सब कुछ पॉजिटिव है तो नीचे वाला सब कुछ नेगेटिव लिखना पड़ेगा, -40 बराबर 10T, और चूँकि जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने ऊपर सब कुछ पॉजिटिव लिया था, -हाफ 10T स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, इधर ले आइए, 5T स्क्वायर -10T -40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा T स्क्वायर -2T -8 बराबर 0। तो आई थिंक T की वैल्यू आ जाएगी 1 4 4 दूना के 8, हाँ, और एक हो जाएगी -2। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से T बराबर 4 सेकेंड लगेगा टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बलून का सवाल है जो कई बार, मतलब ये था सिंपल सवाल में कि यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा था तो हमको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पता लग गया था, और यहाँ किस वेलोसिटी से पहुँचा था ये पता लग गया था।
अब फुट पैकेट बांधूंगा तो ऐसा नहीं हो कि सीधे लेके नीचे आएगा, अभी स्पीड ऊपर ही था तो ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ तक का चलना नहीं माना जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही है एक्चुअली। और यहाँ से उड़ा, यहाँ से लेके फुट पैकेट जहाँ बांधा है और यहाँ तक का ही तो नेट डिस्प्लेसमेंट लूंगा, वो हमने पहले निकाल दिया है 40 मीटर, तो उसी के लिए मैंने फाइनल फार्मूला लगा। लेकिन अब जो इसके लिए जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी थी, अब दूसरे वाले केस में ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। बस अप्रोच इतना सा था। सो ये था सवाल हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का। थोड़ा रिलेटिव पे भी बेसिक सा बात कर लेते हैं, है क्या रिलेटिव पोजीशन। पहले देखो, मान लो हम लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मान लो ऑब्जर्वर है हमारे पास, ऐसा सोचो है ना, एक लोकेशन है यहाँ पे ए का, एक यहाँ पे है बी ओरिजिन से, यह है 0,0। ये वाला लोकेशन को एक्स इनिशियल बोला, इस वाले को एक्स फाइनल बोला। अब खुद सोचो, मुझे ए से बी तक का पूरा लोकेशन जानना है, एक्स ए बी जानना है, तो सॉरी एक्स इनिशियल लिख के एक्स ए लिख देता हूँ और इस वाले को एक्स बी बोल देता हूँ। सुनना ध्यान से, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता तो ये ऐसा देन ये ऐसा लिखता। वेक्टर कहता है हेड से हेड वाले को एक साथ जोड़ो, एक्स ए प्लस एक्स ए बी बराबर एक्स बी। यहाँ से पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आ गया, एक्स बी माइनस एक्स ए। वही कह रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है एक्स ए माइनस एक्स बी। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो क्या होता, ए होता तो एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाता। अब इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बताओ, वेलोसिटी तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वी ए माइनस वी, ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं पोजीशन, मतलब ये कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे देखो, एक पार्टिकल ए है आगे की तरफ वी ए वेलोसिटी से, बी भी है आगे की तरफ, हमको वी ए माइनस वी बी बताना है, वी ए बी बताना है, तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वहीं अगर वी ए आगे होता, वी बी पीछे होता, तो मुझे अगर ये बताना होता तो मैं क्या लिखता, अगली बार, ये तो पहले वाले केस के लिए है ये वाला, दूसरे वाले केस में क्या लिखता मैं, दूसरे वाले केस में था, देखो मैंने बोला वी ए आगे है वी बी पीछे है, तो जब मैं वी ए बी लिखता, वी ए को अगर आगे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता तो ठीक है, वी बी पीछे है तो इसको नेगेटिव लिखना पड़ता है, यानी इस बार हो जाता है वी ए प्लस बी। मतलब सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये है बेसिक रिलेटिव मोशन इन 1D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आओ थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा बेसिक ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बीच में हालांकि मैंने बताया बट मतलब क्या है वो समझ लेते हैं एक्चुअल में। ग्राफ सुनिएगा, सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ का बात करते हैं, एक्स टी ग्राफ सुनिए, एक्स वर्सेस टी। अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, अगर एंगल 90 से छोटा है, यानी थीटा लेस देन 90 ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप मतलब x2 बाय x1 t2 माइनस t1, क्या ये एवरेज वेलोसिटी होता है, और ये अगर पॉजिटिव है यानी स्पीड इंक्रीजिंग है, ठीक है, लग जाएगा, ठीक है। एक और नेचर है इसका, अगर ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा है, तो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है मतलब tan थीटा बढ़ता है तो स्लोप बढ़ता है, यानी थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऊपर से बढ़ रहा है, सॉरी लेस देन 90 है, तो अगर ये स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब, जब अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। नेगेटिव और देख लीजिए, अगर ऐसा होता है तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो थीटा घटता जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये थीटा घटता जा रहा है,
थीटा डिक्रीजिंग है यानी स्लोप डिक्रीजिंग है, tan थीटा डिक्रीजिंग, tan थीटा डिक्रीजिंग है यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन लेस देन। तो डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव, अपवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ऐसे याद रखिए xt का ग्राफ, ठीक है। कोई दिक्कत, मतलब इस केस में ऐसा है यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, पहले भी बोला था, ठीक है, इस वाले केस में, ठीक है। अब ये ऐसा भी सवाल कर लो फिर जब भी आपको करना होगा, ठीक है। सो ध्यान रखो, यहाँ तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, है ना, फिर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं ले लूँगा। अभी PYQ बाकी है, मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैट्स के, जल्दी ही लूँगा, ठीक है। उसका तैयारी कर रहा हूँ मैं कि कैसे लिखूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिख के फिर आपको बताने में थोड़ा समय जाता है, तो मैं क्वेश्चन लिखूँ फिर वीडियो पोस्ट करूँ, लिखने के बाद फिर आपको दिखाऊँ, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लिखते रहूँगा तो पूरा दिन चला जाएगा। बट ठीक है, फिर भी मैं कोई उसका हल निकालता हूँ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, फिजिक्स से डरिए मत, फिजिक्स आपका ज़िंदगी बदल देगा अगर आपने दिल लगा के पढ़ा तो, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, भारत माता की जय, थैंक यू सो मच।